हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक 1857 रिवॉल्ट 1857 की क्रांति लेकर आई हूँ, जिसके विषय में हम विस्तृत चर्चा यहाँ पर करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कहीं कहीं पर तो हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं और कहीं पर 1857 का विद्रोह। तो वास्तविक में ये क्रांति और विद्रोह है क्या? देखिए, किसी भी व्यवस्था में जब कोई अचानक से बड़ा परिवर्तन होता है, अचानक कोई बड़ा बदलाव होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रांति। लेकिन अपनी किसी विशेष मांग को पूरा करने के लिए जो हम उग्र रूप से आंदोलन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विद्रोह। तो ये 1857 की क्रांति प्रारंभ में क्या थी? विद्रोह का ही रूप था। किंतु इस क्रांति के बाद में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने अपनी नीति में, अपनी व्यवस्था में काफ़ी बड़े बदलाव किए। उसके आधार पर इसे क्या बोला गया? क्रांति। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इस सेशन को हम कुछ इन मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत में समझेंगे। पहला है स्वरूप। तो हम देखेंगे इस क्रांति का स्वरूप कैसा रहा, मतलब कि इस क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किसी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो वास्तविक स्वरूप इस क्रांति का रहा क्या। फिर हम देखेंगे कारण कि इस क्रांति के मेन कारण क्या थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ऐसे बहुत से कारण हैं जो इस क्रांति की वजह से हमारे सामने निकल कर आए। अब देखिए, कोई भी क्रांति या कोई भी विद्रोह, मतलब इसका तात्कालिक कारण तो हमारा था कि चर्बीदार कारतूस थी, उसके आधार पर मंगल पांडे जी को गुस्सा आया और फिर जो भी विद्रोह उठा। लेकिन ये कोई एक दिन का नहीं था। तात्कालिक कारण हम इसे बोल सकते हैं, मगर भारतीयों के अंदर गुस्सा बहुत पहले से था। कभी उनके कृषि व्यवस्था में, कभी जमींदारी में हस्तक्षेप हो रहा था, और जो रेजिमेंट में हमारे सैनिक लगे हुए थे उनके साथ जो पक्षपात हो रहा था, कहीं उनकी जो प्रथाएं थी उसके बीच में अंग्रेज आ रहे थे तो उनकी परंपराओं पर भी प्रतिघात हो रहा था। तो ये धीरे धीरे करके गुस्सा फिर ये फूटा कहाँ पे? जो मेरठ में हुआ उसके बाद में। ठीक है, तो ये कारण हमारे धीरे धीरे बने हुए थे, लेकिन तात्कालिक कारण में हम वो चर्बीदार कारतूस मानते हैं। प्रारंभ, इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सबसे पहले कहाँ पर हुई, फिर कहाँ पहुंची, फिर ये विद्रोह आगे कैसे बढ़ा, इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तार, इसका विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में रहा। असफलता के कारण, देखिए ये क्रांति हमें पता है कि ये विद्रोह बहुत ज़्यादा चला, अच्छे से चला, लेकिन बाद में ये असफल रहा, तो इसकी असफलता के कारणों पर देखेंगे। फिर ये परिणाम कि इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। इस पूरे विषय पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, बने रहिएगा साथ में। इससे पहले आपको मैं बेसिक पॉइंट्स बता दूं और ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक मेरी कही बात, और जो भी इसमें मैंने लिखा है आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हर एक लाइन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिएगा। प्रमुख बिंदु इसमें बोले जाते हैं कि जब ये विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, पाल्मर्स्टन उस टाइम के पीएम थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्रांति के टाइम के लॉर्ड कैनिंग। मुगल सम्राट कि जब ये विद्रोह हुआ, ये क्रांति हुई, तो उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, और यही अंतिम मुगल शासक माने गए। फिर विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, कैंपवेल, याद रखिएगा। और विद्रोह का प्रतीक, तो देखिए विद्रोह को जगह जगह पहुंचाने के लिए संकेत के रूप में एक प्रतीक बनाया गया था, तो वो था कमल और रोटी। फिर से मैं याद दिलाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस सेशन के बाद में आपको कभी 1857 की क्रांति दोबारा इतनी विस्तृत से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए मैंने हर एक चीज़ इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। याद रखिएगा, क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुगल सम्राट या अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, विद्रोह दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त हुए थे वो कैंपवेल, और विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक कारण की ओर। तो देखिए, राजनीतिक कारण में डलहौजी का शासनकाल
डलहौजी का शासनकाल बहुत ही खराब व्यवस्था में था, जिससे कई भारतीय बहुत ही आघात उन्हें पहुंचा। जैसे डलहौजी की हड़प नीति। अब देखिए, हड़प नीति को कई नामों से और भी जाना गया है। चूक का सिद्धांत, व्यवगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये थी क्या? डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई कि वे देसी रियासतें या फिर वे राजा जिनके कोई अपनी संतान नहीं है, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी गोद ली हुई संतान या उनके दत्तक पुत्र को वो राज्य नहीं मिलेगा, और वो राज्य किसमें सम्मिलित हो जाएगा? ब्रिटिशों के राज्य में। ये थी डलहौजी की हड़प नीति। तो इससे भी काफ़ी पहले गुस्सा था। आप समझ सकते हैं कि कानपुर में नाना साहेब, वहाँ पे भी इन्होंने यही किया। झांसी की रानी, वो भी अपने दत्तक पुत्र को राज्य दिलाना चाहती थी, वहाँ पे भी ये हड़प नीति लगाई गई। ये हो गया। फिर है आपका, एक होती है वेलेजली की सहायक संधि। ये भी एक प्रमुख राजनीतिक कारण थी। इसमें क्या था? लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? देखिए, उस समय के जो देशी रियासतें, जो राजा थे, वो अंग्रेजों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जान समझ पाए। उसी का हमें भुगतान बाद में करना पड़ा। तो वेलेजली ने क्या किया? उन राजाओं से, उन देशी रियासतों के राजाओं से कहा कि आप हमारी रेजिमेंट, आप हमारी आर्मी, सेना ले सकते हैं और इसे रखिए, अपने यूज में लाइए अपने खर्चे पर। राजाओं ने सोचा, वाह, हमें तो अंग्रेजों की सेना मिल रही है, इससे अच्छा क्या। उन्होंने उसे अपने खर्चे पर अपने महलों में रख लिया। फिर हुआ क्या कि बाद में, अब ये तो ब्रिटिशों की चाल थी कि सेना तो राजाओं की रियासतों में, उनके महल में प्रवेश कर चुकी थी। बाद में उन्होंने अपने हितों के लिए, अंग्रेजों ने जब चाहा जहां गोली चलवा दी, जब चाहा जहां जिसकी मृत्यु करवा दिया, ये हुआ। तो ये थी वेलेजली की सहायक संधि, याद रखिएगा। और इसमें उन्होंने किया क्या कि हर एक महल में उनकी सेना या उनका एक अंग्रेज सिपाही नियुक्त कर दिया गया। फिर देखिएगा, अवध में नवाब वाजिद अली शाह पर प्रशासन का आरोप लगाया था। देखिएगा, तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। इन पर क्या अंग्रेजों ने लगा दिया कि आप यहाँ पर शासन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कुछ शासन का आरोप लगाया, जिसके बाद 1856 में उनका यहाँ पर शासन खत्म हो गया और ये अवध अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये भी पूरा आक्रोश भरा हुआ था। फिर से बताती हूँ, राजनीतिक कारण में डलहौजी की नीति, जो भी उसकी हड़प संधि थी, वेलेजली की सहायक संधि, अवध को अपने कब्जे में ले लेना, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। और धीरे धीरे करते करते ये बाद में एकदम से इसका गुस्सा फूटकर निकला। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए क्या था, जो कृषि उद्योग के बीच में संबंध थे वो पूरी तरह से निरस्त हो चुके थे। कर में वृद्धि, जो टैक्स लिया जाता था, भूमि पर लगान कर जो लिया जाता था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। यहाँ तक कि ये स्थिति थी कि अकाल में भी, जैसे कि कभी हमारा फसल नहीं अच्छी हुई तो अकाल में भी किसानों को वो टैक्स देना ही पड़ता था। उद्योगों का पतन हो गया, जो बड़े बड़े उद्योग थे वो बैठ गए, दब गए, आगे नहीं बढ़ पाए और कृषि पर अतिरिक्त बोझ आ गया। तो किसानों में भी इसका क्या था, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ ही रहा था। ये इसके आर्थिक कारण थे। फिर है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए क्या था, सामाजिक बदलाव। तो देखिए, जो हमारे भारतीय थे और उस टाइम के जो भारतीय थे, तो वो अपनी पुरानी परंपराओं से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। आप पुरानी परंपराएं बोलें या रूढ़िवादी परंपराएं बोलें, पर उन्हें उनसे लगाव था। तो अंग्रेजों ने राजा राम मोहन के काफ़ी विमर्श करने के बाद में अंग्रेजों ने जो सती प्रथा थी, सती प्रथा क्या थी कि किसी भी स्त्री की, या उस टाइम पे तो बाल विवाह भी बहुत होता था, किसी भी बालिका के जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो उसकी अग्निचिता पर ही क्या हो जाती थी, बैठकर खुद को दहन कर लेती थी और उसके नाम पर वहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया जाता था। तो राजा राम मोहन इसके सख्त खिलाफ में थे, इसका विरोध में थे। तो उन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिक से आग्रह किया कि आप इस प्रथा को समाप्त कराइए। तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कराया। उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह को ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में अंग्रेज क्या, जो विधवा हो जाती थी उनका दोबारा विवाह करवाते थे। ये जो प्रथा थी बाल विवाह, क्योंकि भारतीयों का था उस टाइम पे, वो बाल मतलब इसी आयु में विवाह कर देते थे।
तो ये जो नीतियां थी अंग्रेजों के हिसाब से अगर हम माने तो हाँ कि वो कर रहे थे तो ये ठीक था, ये खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीयों को उस टाइम पे ये लग रहा था कि नहीं, ये हमारी परंपराओं में, हमारी जो रूढ़िवादी जो भी उनकी परंपराएं रही उसमें ये क्या कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे। तो उस समय वहाँ के भारतीयों का इन बदलाव को भी, वो अपने सामाजिक कोई बदलाव नहीं चाहते थे, जो जैसा वो चला रहे थे उन्हें वो वैसा ही चाहिए था। तो इन बदलावों को लेकर भी उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगला देखते हैं धार्मिक कारण। देखिए धार्मिक कारण में मंदिर और मस्जिदों पर टैक्स लगने लगा था, जो कि ना हमारे हिंदू साथियों को अच्छा लगा और ना ही मुस्लिम साथियों को। और सबसे बड़ा हम धार्मिक कारण अगर मानेंगे तो वो है ईसाई मशीनरियों का भारत में प्रवेश। ये कब दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान किया क्या अंग्रेजों ने कि जो ईसाई मशीनरियां थी उन्हें भारत में प्रवेश दे दिया। और हुआ क्या, वो धीरे धीरे पूरे भारत में अपना वर्चस्व कायम करने लगी। एक जगह पे तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि वो भारत को ईसाई देश बनाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ के जो भारतीय थे उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो ये भी कहीं ना कहीं गुस्सा उनके अंदर और बढ़ रहा था। फिर हम देखेंगे सैनिक कारण। देखिए सैनिक कारण में सैनिकों के साथ भेदभाव कैसे था कि पहले तो 5:1 का सैनिक अनुपात था सेना में। कैसे? 5 भारतीय सिपाही थे और एक वहां पर रखा जाता था, 5 भारतीय सिपाहियों पर एक अंग्रेज ब्रिटिश सैनिक रखा जाता था। उसमें भी भेदभाव ये होता था कि वेतन में उनको ज़्यादा दे रहे हैं, उनको कम दे रहे हैं, प्रमोशन में, रहन सहन में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी गई। वो कैसे दी गई कि वहाँ एक अपनी परंपरा थी उस टाइम पर कि किसी को दाढ़ी मूछ पसंद है, वो उस धर्म से थे तो उन चीज़ों को रखना चाहते थे। पर ब्रिटिशों ने किसी की भी धार्मिक या फिर उनकी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो भी एक गुस्सा अंदर भरा हुआ था। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना, अंग्रेज क्या करने लगे थे, जो भारतीय सैनिक थे उनको समुद्र पार भेजने की व्यवस्था करने लगे थे, जो कि उस टाइम पर भारतीयों को नागवारा था। क्यों? क्योंकि समुद्र पार जाने को वो अछूत मानते थे। उनको ये लगता था समुद्र पार जाना, हम वैसे ही तो शाकाहारी नहीं रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी और देश में किसी और जगह पे जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन, खान पान कुछ और होता है। तो ये भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। यहाँ से देखिए जो हम बोल रहे हैं ना कि विद्रोह अचानक हुआ, वही बात मैं समझा रही हूँ। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा कि ये अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे था। पर अंग्रेजों का दबदबा इतना ज़्यादा था कि आवाज़ उठाए तो उठाए कौन। तो ये सारी चीज़ें अंदर अंदर भर रही थी, बस क्या था, निकल नहीं पा रही थी अंग्रेजों के आगे। नेक्स्ट देखिए 1854 में लाए गए डाकघर अधिनियम के दौरान फ्री पत्राचार व्यवस्था को समाप्त करना। तो सैनिकों में था क्या, अब सैनिक थे, जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो अपने अपने घर से दूर रहते थे, तो उनके लिए 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत वे अपने घर पर फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट पत्र लिख सकते थे। उनको अपना हालचाल घर तक पहुंचाना, वहां से उनका हालचाल मिल जाता था। पर फिर बाद में क्या किया गया कि इस फ्री पत्राचार व्यवस्था को बंद कर दिया गया। मीन्स अगर आपको अपने घर पे पत्र भेजना है तो उस पर भी क्या लगने लगा, उसका भी पैसा लगने लगा। तो इसका एक बहुत ज़्यादा गुस्सा, आक्रोश भरा हुआ था। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया, अवध क्षेत्र पर अधिकार, तो 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हराकर अवध पर, लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया। अब जो ज़्यादातर सैनिक थे ब्रिटिश सेना में भारतीय हमारे, वो अवध क्षेत्र से ही थे। तो अब वो तो वहाँ पर सेना में हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि हमारे घर पर, हमारे परिवार पर वो लोग सही से नहीं रह पा रहे, इन्होंने कब्जा कर लिया। तो वो भी धीरे धीरे इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। अब देखते हैं तात्कालिक कारण। तो देखिए तात्कालिक कारण में चर्बीदार कारतूस, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनफील्ड राइफल, जो कि 1853 में इसका जो बन चुकी थी, लेकिन इसको लाया कब गया, 1857 के विद्रोह के समय ही। तो ये जो एनफील्ड राइफल थी, ये हम जानते हैं कि इस बंदूक की कॉर्टेज
टैलो गाय की चमड़ी और लॉर्ड सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। तो देखिए अंग्रेजों ने ये राइफल बनाई क्यों? क्या ऐसा थोड़ी था कि इससे पहले वे बंदूक नहीं देते थे, वे अपनी सेना में देते थे। लेकिन वो जो बंदूक थी उसमें क्या था कि उसका गन पाउडर, जैसे उन्होंने बंदूक दे दी, फिर उसका गन पाउडर एक अलग थैली में रखना पड़ता था, और जो उसकी कारतूसें थी उसका बैग अलग था, वो अलग थैली में रखना पड़ता था। तो इससे क्या था कि ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो अंग्रेजों ने चुपचाप क्या किया कि इस पूरे ये इतना कुछ करना ना पड़े, उन्होंने क्या किया कि ये जो गन पाउडर था उसी के अंदर डाल के कारतूसें भर दी, और उसका जो बाहर का कॉटेज मीन्स उसका जो पूरा बाहर का ढांचा था वो गाय और सुअर की चर्बी से बना दिया। अब हुआ क्या, देखिए गाय, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जो सुअर है वो हराम माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है। तो इससे हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, दोनों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। तो ये इस क्रांति का, इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण उभर कर आया। अब देखिए विद्रोह की प्रारंभिक स्थिति इसलिए बोल रही हूँ कि विद्रोह की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत हमारे इतिहास में कब से मानी जाती है वो आगे देखिएगा। तो प्रारंभ में ये विद्रोह जनवरी 1857 में सबसे पहले दमदम वेस्ट बंगाल में चर्बीदार कारतूस की बात फैली। तो सबसे पहले मतलब इस विद्रोह कैसे शुरू हुआ, जो मुख्य कारण, तात्कालिक कारण चर्बीदार कारतूस से ही उठा, और ये बात फैली कहाँ, 1857 जनवरी में दमदम के रेजिमेंट में ये बात फैली। उसके बाद ये बात कि हाँ चर्बीदार कारतूस यूज की जा रही है, बनाई गई है, अंग्रेजों ने बनाई है, ये कहाँ पे आई, फरवरी में बेरहामपुर उड़ीसा में ये बात फैली। इसके बाद में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ये बात आई, ये बात उठी कि अब चर्बीदार कारतूस हमारे यहाँ बनाई गई हैं जो हमें यूज करने को मिल रही हैं। तो बैरकपुर छावनी 34वीं बटालियन बोलते हैं, 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हमारे मंगल पांडे जी, उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुई, और उन्होंने क्या किया कि 2 अंग्रेज अधिकारियों को, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बिम्बदेव बाग और सार्वेंट ह्यूसन, पर गोली चला दी। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो घायल हुए, लेकिन जो मंगल पांडे जी का था वो गुस्सा इन 2 अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर अपने रेजिमेंट में फूटा। ये कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि कब, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं ये बटालियन थी, और जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे वो लेफ्टिनेंट बिम्बदेव बाग और सार्वेंट ह्यूसन थे। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी को फांसी दे दी। कब दी, 18 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा। इसके बाद अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ, यहीं से तो विद्रोह उठा था। तो देखिए जब भी अब आपसे बात आए कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, इससे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन थोड़ा सा कम बनते हैं, तो वो आप बताएंगे दमदम वेस्ट बंगाल से, फिर बेरहामपुर, फिर पहुंचा कहाँ, बैरकपुर में। लेकिन अब बात आए कि वास्तविक प्रारंभ कहाँ से हुआ, वास्तविक विद्रोह कब हुआ। तो अब देखिए याद कैसे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे विद्रोह जैसे कि आपका दमदम में उठा, फिर बेरहामपुर पहुंचा, फिर बैरकपुर पहुंचा, लेकिन हुआ क्या कि मंगल पांडे जी को फांसी हुई, तो उसके बाद में ये मामला क्या हुआ, दब गया। तो उठा कई बार, लेकिन ये आगे नहीं पहुंचा, उठा फिर वहीं पे दब गया, फिर उठा फिर वहीं पे भी ये समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में, याद रखिएगा बैरकपुर में 34वीं बटालियन थी और मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री के 90 भारतीय सैनिकों ने क्या किया, चर्बीदार कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो 24 अप्रैल 1857 को याद रखिएगा मेरठ में जो वहाँ के रेजिमेंट के भारतीय सैनिक थे, उन्होंने चर्बीदार कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप 85 भारतीय सैनिकों को ब्रिटिशों ने क्या किया, जेल में डाल दिया। फिर हुआ क्या, अब इन लोगों ने क्या किया, जब हमारे सैनिक जेल में चले गए तो ये अपना क्या करने लगे कि कैसे हम क्रांति करेंगे, कैसे विद्रोह करेंगे, ये पूरा टारगेट बनाने लगे। तो विद्रोह की डेट याद रखिएगा रखी गई थी 30 मई 1857। लेकिन हुआ क्या कि विद्रोह अपनी डेट से पहले ही
10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, लूटपाट मचा दी। तो विद्रोह, हम ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि विद्रोह हमारा होना कब था, 30 मई 1857 को, लेकिन शुरुआत कब हो गई इसकी, 10 मई 1857 में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विफलता का कारण हुआ ना कि आपकी तैयारी आगे की थी और आप उसको शुरू कब कर देते हैं, पहले कर देते हैं। तो हमारे पास उतना इसका संगठन, उतने हथियार, ये सब चीज़ें तैयार नहीं थी, लेकिन वो भारतीय सैनिकों का गुस्सा था, वो 10 मई 1857 को ही फूट गया। और उन्होंने क्या किया कि मेरठ में जो रेजिमेंट थी उसके शस्त्रागार को लूट लिया और वहाँ पर जो हमारे कैद भारतीय थे उनको छुड़ा लिया। ये चीज़ हुई। तो आप याद रखिएगा, अब याद यहाँ से रखेंगे कि जब वास्तविक विद्रोह प्रारंभ पूछा जाए तो मेरठ ही बताइएगा, 24 अप्रैल 1857, और बताएंगे आप क्या, मेरठ ही बताएंगे, फिर बैरकपुर नहीं बताएंगे। बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बैरकपुर में उठा जरूर था, लेकिन मंगल पांडे जी की फांसी के बाद में दब गया था। तो इसका वास्तविक जो हम प्रारंभ मानते हैं वो मेरठ मानते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि इस क्लास में ही आप इस क्रांति का इतना गहन अध्ययन कर लें कि इसके बाद आपको इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। फिर देखिए हुआ क्या कि जब 10 मई 1857 को हमारे मेरठ के भारतीय सैनिकों ने अपने बाकी के साथियों को छुड़ा लिया, तो वो संगठित होकर कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए। और वो दिल्ली पहुँचे कब, ये भी डेट याद रखिएगा, 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुँचे। और वहाँ के जो शासक थे वो बोले जाते थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। उनसे उन्होंने जाकर आग्रह किया कि आप हमारे इस विद्रोह के नेता बन जाइए। उनके आग्रह पर जफर मान भी गए और उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने, भारतीय सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बहादुर शाह जफर वो उस टाइम पे काफ़ी एज में थे, बुजुर्ग बादशाह थे, ऐसा समझिएगा। तो एक नाम के तौर पर उन्होंने जरूर इस विद्रोह का दिल्ली में क्या किया, नेतृत्व किया, मगर जो वास्तविक नेतृत्व था बहादुर शाह के पीछे बैकफुट पर किसने किया, बख्त खां ने किया। उनके सेनापति याद रखिएगा। और ये बख्त खां 40 वर्षों तक ब्रिटिश शासन की उनकी सेना में भी रहकर काम कर चुके थे। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ब्रिटिशों को उनकी सेना से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो वास्तविक नेतृत्व दिल्ली का था वो किसने किया, बख्त खां ने किया, याद रखिएगा। उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि ये जो दिल्ली का हमारा जो अधिकार था ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। 1857 लास्ट ये सन खत्म होते होते तक अंग्रेजों ने क्या किया था, वापस से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। अब देखिए याद रखिएगा कि विस्तार, अब हम विस्तार पर आते हैं कि इस विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ से क्या कैसे रहा। तो जैसे कि बताया कि बंगाल में बैरकपुर से उठा, फिर पहुंचा कहाँ, मेरठ, और मेरठ के बाद में कहाँ आया, दिल्ली। हालांकि दिल्ली में कुछ देर तक ही रहा और फिर ये पहुंचा था बाद में अवध, लखनऊ में। अब देखिए विशेष रूप से ये जो विद्रोह हमारा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया भी कहाँ कहाँ रहा, आप उससे भी देख सकते हैं कि उत्तर भारत में ही रहा। जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि असफलता के कारण क्या हुए, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा असफलता का कारण रहा, क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया। इससे हमारा जो पश्चिमी भारत था, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये भी अछूता रहा। दक्षिण भारत में तो बिल्कुल ही भी नहीं फैला, वो भी अछूता रहा। तो ये विद्रोह सिर्फ कहाँ तक सिमट कर रह गया, उत्तर भारत में, एमपी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, बंगाल एक्सेट्रा में। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है, ये एक एक टेबल से एक एक क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्षेत्र, किस क्षेत्र पर किस जगह के शासक ने विद्रोह किया, और दमन यानी कि उस जगह पर, दमन का मीन्स विद्रोह को किसने दबाया, क्योंकि अंग्रेज अपना कोई ना कोई सेना का जो भी था उसको भेजते थे और उससे क्या करते थे, उस जगह का विद्रोह वहां से समाप्त, दबवा देते थे। तो देखिएगा दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय ने।
और यहाँ पर विद्रोह दबाया किसने? हडसन और निकोलसन ने मिलकर, लेकिन लास्ट में इस निकोलसन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मुख्य रूप से दिल्ली का विद्रोह किसने दबाया? हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और यहाँ पर दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। जो बेगम हजरत महल थी, इनके जब जो पति थे नवाब वाजिद अली शाह, इनकी मृत्यु के बाद 1856 में जब अंग्रेजों ने राज्य ले लिया था, तो ये भी बहुत गुस्से में थी और इन्होंने इस विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ पर दमन किया था कैंपबेल ने। कानपुर से किया था नाना साहेब, जिनके बचपन का नाम, जिन्हें दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत। याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था और तात्या टोपे का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिएगा। तो कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया और यहाँ पर भी दमन किसने किया? कैंपबेल ने किया। फिर ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया। देखिए, जो तात्या टोपे थे, इन्होंने सहयोग कानपुर में नाना साहेब से किया था, लेकिन जब वहाँ पर विद्रोह दब गया, समाप्त हो गया, तो ये ग्वालियर चले गए और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व ग्वालियर से किया, तात्या टोपे ने। फिर झांसी में हम सभी जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और वहाँ पर दमन किसने किया? सर ह्यूरोज ने। झांसी में ये बहुत लड़ी थी, इतना कि हार तक थक गए थे अंग्रेज, किंतु लास्ट में सर ह्यूरोज ने वहाँ पर खैर दमन इस विद्रोह का कर दिया। और इन्हीं की लक्ष्मीबाई की क्षमता को देखते हुए सर ह्यूरोज ने एक बात कही थी कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो अगर सोती हुई भी है ना, तो वो भारतीय पुरुषों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो देखिएगा कि अंग्रेज भी हमारे यहाँ भारतीय महिलाओं की या भारतीय पुरुषों की क्षमता की दाग दिया करते थे। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार में 2 जगह से ये विद्रोह हुआ था, एक जगदीशपुर, दूसरा पटना। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, ये जमींदार थे और इन्होंने भी बहुत अच्छा नेतृत्व किया था। बिहार के साथ साथ इन्होंने यूपी में भी अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा खदेड़ा था। और दूसरा है पटना। पटना में पीर अली, ये पीर अली क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने पटना से विद्रोह की शुरुआत की, किंतु विद्रोह को ये ज़्यादा देर तक नहीं चला पाए और बहुत जल्दी ये पटना में समाप्त हो गया। तो यहाँ बिहार में दमन किसने किया था? दमन किया था विलियम टेलर ने। याद रखिएगा, बिहार में 2 जगह से हुआ था, जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह, पटना पीर अली, और विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने और विद्रोह का दमन किया जनरल नील ने। नेक्स्ट बरेली। बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और दमन किया कैंपबेल ने। गोरखपुर। गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया गजाधर सिंह ने। मथुरा, ये गोरखपुर मथुरा राजस्थान, ये पॉइंट से याद रखिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो गोरखपुर से गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया, मथुरा से देवी सिंह ने और राजस्थान से जयदयाल हरदयाल ने। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसी क्लास में समाप्त करिए आज ये क्रांति। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय ने, दमन किया हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने और इसका दमन किया अंग्रेज शासक कैंपबेल ने। कानपुर से नाना साहेब और दमन किया कैंपबेल ने। ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से लक्ष्मीबाई, दमन किया सर ह्यूरोज ने। बिहार में जगदीशपुर से कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, दमन किया बिहार में विद्रोह का विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया विद्रोह का और दमन किया जनरल नील ने। बरेली से खान बहादुर खान, दमन किया कैंपबेल ने। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और दमन किया जनरल लॉर्ड ने। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया, मथुरा से देवी सिंह ने और राजस्थान से नेतृत्व किया जयदयाल हरदयाल ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन की ओर। हमारे अगले जो पॉइंट हैं
वहीं दिल्ली में निकोलसन के बाद हडसन ने विद्रोह दबाया, बता चुकी हूँ आपको, और विद्रोह समाप्त होने पर बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में दिल्ली में जो नेतृत्व था वो वैसे भी बख्त खां कर रहे थे, उन्होंने ही किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल खुद हाथी पर बैठकर विद्रोहियों का हौसला बढ़ाने जाया करती थी, किंतु बाद में परास्त होने पर तो बेगम हजरत महल जब परास्त हो गई, उन्होंने आत्मसमर्पण तो नहीं किया, वे कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी बोला जाता है, ने कानपुर में नाना साहब धादू पंत का सहयोग किया। जब वहां पे दमन हो गया तो तात्या टोपे ग्वालियर चले गए। अच्छा, और ग्वालियर में हुआ क्या? तात्या टोपे के ही मित्र थे मानसिंह, उन्होंने ही अंग्रेजों को बता दिया कि जो तात्या टोपे हैं वो ग्वालियर में यहाँ पर आए हुए हैं, और तब अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया? फांसी दे दी। तो ये विश्वासघात तात्या टोपे के साथ उनके ही मित्र मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार थे, इस क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे। तो जब भी हम बात करेंगे इस क्रांति में सबसे ज़्यादा विजय किसने दर्ज की? बाबू कुंवर सिंह ने, और वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि उन्होंने बिहार के साथ साथ यूपी के आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को धूल चटाई। नेक्स्ट है, और पटना में एक पुस्तक विक्रेता जैसे कि मैंने बताया पीर अली ने विद्रोह प्रारंभ तो किया, किंतु शुरुआत में ही ये पकड़ लिए गए और वहां पर विद्रोह बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया। अब देखिए, हमने विद्रोह का सारे जो भी राजनीतिक कारण थे वो सब देखा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं कि असफलता के कारण कि ये विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो सीमित स्वरूप या सीमित क्षेत्र, तो देखिए इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो बहुत सीमित था। सीमित क्षेत्र कैसे कि जैसे अपने अपने हितों के लिए कोई क्या किया कि कानपुर में उसने उतनी लड़ाई लड़ ली, किसी ने उतनी बरेली में लड़ ली, ऐसे करके ये छोटे छोटे खंडों में विद्रोह बट गया। और वैसे ही इस विद्रोह को क्या होना चाहिए था? एक अखिल भारतीय स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये विद्रोह ऐसे आगे नहीं बढ़ा। जैसे दक्षिण भारत मद्रास आदि और पश्चिम भारत मैंने बताया महाराष्ट्र गुजरात आदि में विद्रोह फैला ही नहीं। दक्षिण में तो जो वहाँ के राजा थे, वहाँ की जो रियासतें थीं वो ऐसी थी कि इस विद्रोह को देखकर कुछ तो इसकी आलोचना कर रहे थे। मीन्स ब्रिटिशों के वो क्या थे? उन्हीं के तरफ थे और भारतीयों के तरफ नहीं थे, तो उन्होंने अपने तरफ इस विद्रोह की आवाज़ ही नहीं उठाई। ये भी एक इसका प्रमुख कारण रहा। दूसरा, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव कैसे कि छोटे छोटे स्तरों पर विद्रोह बट गया, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हो पाया। जैसे जो जिस क्षेत्र का था उसने वहाँ ही नेतृत्व किया, वहीं जितना विद्रोह चला, थोड़े दिन चला, किसी का ज़्यादा दिन चला और वहीं पर दब गया। बाद में क्या हुआ, जैसे कि हमारे गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह का या फिर जो हमारा क्या था, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया। तो वो जो उन्होंने संगठन बनाया था, जो उन्होंने नेतृत्व किया था, हमें वैसा नेतृत्व यहाँ पर चाहिए था, हालांकि हो नहीं पाया और विद्रोह छोटे छोटे खंडों में ही दबकर रह गया। सीमित संसाधन, देखिए सीमित संसाधन क्या, हमारे पास परंपरागत हथियार थे, कुछ गोला बारूद थे और यही सब हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास में बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, तो हम उनसे उतना ज़्यादा उन्हीं के बराबर में ये लड़ाई नहीं लड़ सके। फिर है संगठन का अभाव। देखिए वही चीज़ है यहाँ पर, संगठन का अभाव या एकता का अभाव, तो सभी भारतीय एकजुट नहीं हो पाए। फिर से एग्जाम्पल दूँ कि जैसे गांधी जी के टाइम में कांग्रेस बहुत अच्छे से उभर कर आई थी और कांग्रेस के ही बनाए हुए संगठन थे, जिससे धीरे धीरे और गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, वहाँ पे नेतृत्व तो हमारा तब भी हुआ था, लेकिन एकता और हमारा मोटो क्या था कि अंग्रेजों को भगाना है, भारत हमें अपना आज़ाद करना है। लेकिन यहाँ पर ये संगठन नहीं हो पाया, ये एकता नहीं हो पाई। एकता कैसे नहीं हो पाई कि
कुछ लोग इस आंदोलन को, जैसे किसान थे तो वो जमींदारों की लड़ाई समझते रहे। कैसे? जैसे कि बाबू कुंवर सिंह थे, वो जमींदार थे, लेकिन वहाँ के कुछ किसानों ने, सबकी बात नहीं है, कुछ वर्ग ने, कुछ किसानों ने उसे क्या किया, जमींदार की लड़ाई समझी और इसमें अपना सहयोग नहीं दिया। तो सभी भारतीय एकजुट नहीं हो पाए, इसलिए यह विद्रोह दबकर रह गया। फिर है भारतीयों में समर्थन का अभाव। वही मैंने बताया, जैसे कुछ वर्ग, शिक्षित वर्ग, तो शिक्षित वर्ग जो था वो इस विद्रोह से दूर रहा। कुछ ने तो इस विद्रोह की आलोचना भी करी, तो इसमें उन्होंने साथ नहीं दिया। कुछ जमींदार वर्ग, जैसे मैंने कहा कई जमींदार आगे भी आए, लेकिन कुछ जमींदार वर्ग अपने हितों के लिए अंग्रेजों के साथ रहे, क्योंकि वो अंग्रेज होते, वो अंग्रेज, देखिए ये विद्रोह क्यों हुआ, भारत आज़ाद होने में हमें इतना अपना संघर्ष क्यों करना पड़ा, इतने टाइम क्यों लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारे भारतीयों में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कमी थी। तो जो जमींदार थे उन्हें क्या करते थे, अंग्रेज कुछ लालच दे देते थे, वो उन्हीं के साथ की वजह से बाकी भारतीयों का साथ नहीं देते थे। तो ये जो छोटी छोटी हमारे अंदर एकता की कमी रही, जो कि बाद में आई, पूरी हुई, लेकिन उस वजह से हमें इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ गया। ऐसे ही बाबू कुंवर सिंह की लड़ाई, जैसे मैंने बताया, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे, तो वहाँ के किसानों को ये नहीं लगा कि ये हमारी लड़ाई है, उन्हें लगा ये जमींदार की लड़ाई है, तो हम क्यों इसमें आगे बढ़ें। तो उन्होंने, कुछ किसानों ने साथ नहीं दिया, बाकियों ने दिया। अब देखिए नेक्स्ट था उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। जैसे जो भारत हमारा आज़ाद हुआ, बाद में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उद्देश्य हमारा एक था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है, उसके लिए जो भी नीतियाँ बनाई गई, जो भी व्यवस्था की गई वो हुई। लेकिन 1857 के विद्रोह में क्या था, उद्देश्य ही अस्पष्ट था, एक उद्देश्य नहीं था। अस्पष्ट मीन्स एक समान उद्देश्य रखना चाहिए था ना, कि हम विद्रोह क्यों कर रहे हैं और इससे हमें चाहिए क्या, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं था। सबके अपने अपने हित निहित थे इस लड़ाई में, यानी कि किसी का अपना हित है तो उसने इसके लिए लड़ ली, किसी को ये चीज़ चाहिए तो उसने अपने ही क्षेत्र में उस चीज़ को पाने के लिए इसलिए लड़ाई कर ली, इसलिए विद्रोह बहुत जल्दी दब गया। जैसे नाना साहेब कानपुर में अपना क्या था, पेशवा का पद पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे लड़ाई की। बेगम हजरत महल अपने पद को पुनः वापस पाना चाहती थी। लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को सत्ता दिलाना चाहती थी। कुंवर सिंह अपनी जमींदारी व्यवस्था को पुनः जीवित करना चाहते थे। ऐसे हुआ क्या कि इन सभी लोगों का उद्देश्य एक समान नहीं रहा, अतः परिणाम स्वरूप आंदोलन धीरे धीरे लुप्तप्राय होता गया। तो ये था हमारा जो भी विद्रोह की क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये असफल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इतना सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ये इस विद्रोह के क्या थे, असफलता के कारण थे। अब हम देखते हैं परिणाम। मैंने बताया था ना कि ये विद्रोह, देखिए जहाँ तक ये असफल हुआ वहाँ तक ये 1857 का आप विद्रोह ही समझिए। अब इसके परिणाम देखिए, बहुत बड़े अंतर हुए थे, परिणाम में क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। तो इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने इसे बाद में 1857 की क्रांति का नाम दिया। बहुत अचानक में परिवर्तन किए गए। हुआ क्या, इतना बड़ा विद्रोह हुआ, वो ठीक था, वो दब तो गया, खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अंग्रेज डर गए थे। उन्हें पता चल गया था कि इस बार तो हमने संभाल लिया, लेकिन भारतीयों के अंदर संघर्ष करने की जो एक क्षमता है वो जागृत हो गई है। तो उन्होंने अपनी नीतियों को बदलना शुरू किया। लगभग जुलाई 1858 में विद्रोह दब गया, किंतु कई बड़े बदलाव हुए और इन्हीं बदलावों के फलस्वरूप इस विद्रोह को बाद में क्रांति का नाम दिया गया। तो देखिए, जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा की कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता क्राउन ताज को सौंप दिया गया। तो ये सबसे बड़ा बदलाव था। पहले कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन चलता था, लेकिन महारानी ने क्या किया कि वो शासन, ये एक क्वेश्चन बनता है कि कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ और उसके बाद में वो उसमें बदलाव क्या हुआ। तो कंपनी का शासन समाप्त होकर सत्ता क्राउन का शासन बन गया। फिर है डलहौजी की हड़प नीति। वही था कि किसी का गोद लिया पुत्र, दत्तक पुत्र उस राज्य का राजा नहीं बनेगा। तो इस नीति को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। फिर है देशी नरेशों की स्थिति पूर्ववत ही रहने दी गई। जो वहाँ के देशी राजा थे उनकी जो नीति थी
वो वैसी ही जैसे पहले थी, वो जैसे अपना राज्य रखना चाहते थे, तो महारानी विक्टोरिया ने उनको छूट दे दी कि वो अपना राज्य वैसे ही रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या बड़ा बदलाव किया गया सेना के क्षेत्र में। तो पहले क्या था, जो ब्रिटिश सेना रखते थे उसमें हमारे 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बदलाव किया कि 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक को रख दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव किया। और फिर वो डर गए थे, या समझ लीजिए कि दोबारा ये आंदोलन, ये विद्रोह ना हो, तो अंग्रेजों ने एक और चीज़ इसमें बड़ा बदलाव कर दिया, वो भी सिर्फ अपने हित के लिए। क्या किया, बिहार, बंगाल, यूपी के सिपाहियों को हटाकर गोरखा और सिख क्षेत्रों के सिपाहियों की भर्ती की। बिहार, बंगाल, यूपी के सिपाहियों को हटाया क्यों? क्योंकि ये जो 1857 का विद्रोह था ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो सम्मिलित भारतीय सैनिक थे वो बिहार, बंगाल और यूपी के ही क्षेत्रों से थे। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि गोरखा और सिख क्षेत्रों के सिपाहियों को उनकी भर्ती कर ली। फिर था भारतीय सचिव का नया पद सृजित हुआ। ये पद क्यों बना दिया विक्टोरिया ने कि ठीक है, हम आपकी जो भी आपकी अपनी बात है, भारतीयों से कहा कि आप अपनी बात को रखने के लिए देखिए हम आपके लिए एक भारतीय सचिव का नया पद उसको नियुक्त कर रहे हैं, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन भी कर दिया गया कि अब आपकी जो भी बातें होंगी वो आपके ही मूल के भारतीय सचिव सुनेंगे। तो ये एक इन्होंने बड़ा नया बदलाव किया। फिर मुगल वंश का समापन। तो मुगल वंश का समापन वैसे भी बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में हो चुका था। अब देखिए, हमने आपको पूरा भारतीय ये जो 1857 की क्रांति थी, इसका स्वरूप, इसके कारण, इसके बदलाव, असफलता, जो भी परिणाम था, सब कुछ समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि 1857 की क्रांति को बहुत से इतिहासकारों ने कई नाम दिए, जिसमें से कुछ हमारे ब्रिटिश इतिहासकार मीन्स पाश्चात्य इतिहासकार थे और कुछ हमारे भारतीय इतिहासकार थे। तो ये भी यहाँ से भी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इसमें तो आपका मेंस यूपी पीएससी मेंस में एक क्वेश्चन भी बना था कि इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। तो किसने दिया था? ये हमारे भारतीय इतिहासकार जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने दिया था। तो लास्ट में इसका स्वरूप जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था ना कि क्रांति का स्वरूप, क्रांति को क्या कहा गया, किसने कहा गया, उसी के ये पॉइंट्स हैं कि इस क्रांति को किसने क्या कहा। तो ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पाश्चात्य इतिहासकार, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इस क्रांति को अगर बोलूं तो एक निगेटिव पॉइंट में रखा। मतलब उनके हिसाब से ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह ऐसे ही था, छोटा मोटा था, ऐसे ही, कुछ बहुत बड़ा खास नहीं था। उन्होंने इसे बस ऐसे ही सैनिक विद्रोह कह दिया। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे हमारे, उन्होंने इस विद्रोह को बहुत बड़ी संज्ञा दी और उन्होंने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को काफ़ी ज़्यादा हमारे देश की आज़ादी से मिलाकर उभार कर रखा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने क्या कहा। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने कहा? N.E.R. रीज ने। ये पाश्चात्य इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार थे, N.E.R. रीज। इन्होंने क्या कहा कि ये जो 1857 का विद्रोह है, ये धर्मांधों मतलब जो अपने धर्म में पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने भारतीयों को ही कहा कि ये अपने धर्म में इतना ज़्यादा विलीन है कि ईसाइयों के विरुद्ध कह दिया। उन्होंने इसको क्या संज्ञा दे दी कि ईसाई भारत में प्रवेश किए, भारतीय अपने धर्म को लेकर इतने ज़्यादा संकुचित सोच के थे कि उन्होंने ईसाइयों के प्रवेश को सही नहीं समझा। तो उन्होंने इस युद्ध को ये स्वरूप दे दिया, जबकि ऐसा नहीं था। फिर दूसरा, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहा? T.R. होम्स ने। तो T.R. होम्स ने क्या कहा कि बर्बरता और सभ्यता से तात्पर्य आप यहाँ पे समझ रहे हैं। T.R. होम्स ने कहा कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों को सभ्यता सिखाना चाहिए, मीन्स भारतीयों को सभ्य बनाना चाहा, तो क्योंकि भारतीय बेबुद्धि थे, उन्हें ये समझ नहीं थी, बर्बर थे, तो उन्होंने क्या किया? ये विद्रोह उठा दिया। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? T.R. होम्स ने।
पूछे गए हैं ये पॉइंट्स, 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये किसने कहा? जेम्स आउट्रम और टेलर ने। मेन इसको जो उभार कर रखा वो टेलर ने क्या किया? एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया कि ये भारतीयों के बीच में अपना हिंदू मुस्लिम युद्ध था, ये उनका आपस में बनाया हुआ षड्यंत्र था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सैनिक विद्रोह, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो ये कहा था लॉरेंस सीले, ट्रावेलियंस और होम्स ने। इसके 2 मेन नाम आप याद रखिएगा, लॉरेंस और सीले, इन दोनों ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मतलब सैनिक विद्रोह आप समझते हैं कि हाँ, जो भारतीय सैनिक लगे थे, रेजिमेंट में लगे थे, वो आपस में उन्होंने अपना कुछ भी गुस्सा आ गए और छोटा मोटा एक विद्रोह किया, तो इन्होंने इसको क्या किया? बस सैनिक विद्रोह बनाकर दिखा दिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका मेंस में कई बार पूछा गया है कि ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये विद्रोह, ना प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बात किसने कही? आरसी मजूमदार। याद रखिएगा इस विद्रोह को, ना ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही? इस विद्रोह का ये स्वरूप किसने दिया? तो आरसी मजूमदार ने। अब देखिएगा यहाँ पर एक मेन पॉइंट और है कि इन पाश्चात्य साहित्यकारों का समर्थन किसने किया। मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं उस टाइम हमारे कुछ भारतीयों में भी कमी थी, तो जो हमारे भारतीय इतिहासकार 2 थे, याद रखिएगा, दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां, ये 2 ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश मत का ही सपोर्ट किया। ब्रिटिश मत आप समझते हैं कि ये जो ब्रिटिश साहित्यकार थे ना, ऊपर इन्होंने जो भी कहा, इस विद्रोह के स्वरूप को जो भी दिखाया, तो उसका समर्थन दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां, इन 2 भारतीय इतिहासकारों ने किया। अब देखते हैं कि हमारे जो बाकी भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इस विद्रोह को क्या संज्ञा दी, इस विद्रोह का स्वरूप कैसा दिखाया। तो देखिए भारतीय इतिहासकार, इन्होंने इस स्वरूप को पॉजिटिव वे में दिखाया कि हाँ, ये विद्रोह, वो कहते थे कि हम मानते हैं कि यही विद्रोह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। जो भी आज़ादी के प्रति हमारे मन में ललक उठी, वो इस विद्रोह के बाद में ही इतनी तीव्र उठी। उससे पहले हम अपनी आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा विचलित नहीं थे। तो देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। यह पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर ने। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप किसने दिया? डिजरेली या अशोक मेहता। तो डिजरेली से ज़्यादा अशोक मेहता के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? अशोक मेहता ने कहा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति पुस्तक, इस मतलब बुक का नाम ही ये है, 1857 क्रांति, 1857 रिवॉल्ट। इस बुक को किसने लिखा? तो इस बुक को लिखा था S.N. सेन ने। देखिए, पहले ये बुक किसको बोली गई थी लिखने को? आरसी मजूमदार को। और आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? पाश्चात्य साहित्यकार थे, इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो इन्हें आरसी मजूमदार को ये 1857 रिवॉल्ट की बुक लिखने के लिए बोला गया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद ये बुक किसने लिखी? S.N. सेन ने लिखी। चलिए साथियों, यहाँ पर ये हमारा सेशन आज का समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये 1857 की क्रांति समझ में आई होगी। मेरा प्रयास यही रहा कि इस एक क्लास में आप 1857 की क्रांति के स्वरूप से लेके इसके परिणाम तक के हर एक बिंदु को अच्छे से समझ लें। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया और कॉन्सेप्ट भी समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको मेरा ये प्रयास समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, सेशन को कमेंट करिएगा। सेशन में जो भी आपके सजेशन हो वो आप मुझे बताइएगा कि मैं और अच्छा कैसे
कर सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मैं और भी आगे प्रयासरत रह सकूं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।